हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रयोगात्मक विधि के बारे में पढ़ा था, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। और आज हम लोग समकालीन एवं दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान की विकासात्मक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए इन विधियों द्वारा दो प्रणालियों का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें कि है समकालीन प्रणाली और दूसरा है दीर्घकालीन प्रणाली, ठीक है। बाल मनोविज्ञान की विकासात्मक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए इन विधियों द्वारा दो प्रणालियों का उपयोग करते हैं, जिसमें पहला है समकालीन प्रणाली और दूसरा है दीर्घकालीन प्रणाली, ठीक है। अब देखिए, समकालीन अध्ययन प्रणाली को सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, समकालीन अध्ययन प्रणाली में, इस अध्ययन प्रणाली में व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के विकास के अध्ययन में सर्वप्रथम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न अवस्था के जो बालकों के समूहों को आदर्श विद्यार्थियों की सहायता से चुना जाता है, ठीक है। फिर अध्ययन समस्या से संबंधित शारीरिक व मानसिक योग्यता वाले विकास के क्रमों का इन विभिन्न स्तर के बालकों में निरीक्षण किया जाता है और अंत में आंकड़ों के औसत मानों के आधार पर, ठीक है, और अंत में आंकड़ों के औसत मानों के आधार पर विकास के क्रम को ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है। तो उसको फिर से समझिए कि समकालीन अध्ययन प्रणाली क्या है। तो इस अध्ययन प्रणाली में क्या करते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न अवस्था के बालकों के समूह को आदर्श विधियों के द्वारा, ठीक है, चुना जाता है। फिर अध्ययन समस्या से संबंधित जो भी मतलब शारीरिक और मानसिक योग्यता वाले विकास के क्रमों को इन विभिन्न स्तर के बालकों में निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। उनका शारीरिक और मानसिक योग्यता के इस पे सब इनका निरीक्षण किया जाता है, बालकों का जो है निरीक्षण किया जाता है और अंत में आंकड़ों के औसत मानों के आधार पर विकास के क्रम को ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि उदाहरण के लिए यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं कि भाषा का विकास किस प्रकार होता है, ठीक है, बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार होता है, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, भिन्न भिन्न आयु स्तर के बालकों को चुनेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि उनमें जो है किस प्रकार से भाषा का विकास होता है। और वो जो आंकड़े होंगे उनको सारे जो आंकड़े हैं उनको पहले इकट्ठे करेंगे, फिर उसका औसत मान निकालेंगे और उसके अनुसार जो है विकास के क्रम को हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, समकालीन अध्ययन प्रणाली की उपयोगिता। अध्ययन प्रणाली की उपयोगिता, तो देखिए इसमें क्या है कि इस प्रणाली द्वारा अध्ययनकर्ता जो होता है वो बालक के संपूर्ण जीवन में, ठीक है, पूरे जीवन में घटित होने वाले जो विकासात्मक परिवर्तनों का अध्ययन कम समय में और कम खर्च में कर सकता है, ठीक है। ये इसकी उपयोगिता है, ठीक है। इस प्रणाली द्वारा, फिर से समझिए कि इस प्रणाली द्वारा जो अध्ययनकर्ता होता है वो बालक के संपूर्ण जीवन में, पूरे जीवन में घटित होने वाले जो भी विकासात्मक परिवर्तन होते हैं उसका जो अध्ययन है वो बहुत ही कम समय में और बहुत कम खर्च में कर सकता है, ठीक है। दूसरी उपयोगिता देखिए कि इस प्रणाली में अध्ययनकर्ता को विकासात्मक परिवर्तनों का वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इस प्रणाली में विभिन्न आयु स्तर के बालकों के, ठीक है, विभिन्न आयु स्तर के बालकों के क्रमिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन भी संभव है, ठीक है, तुलना करके उसका भी अध्ययन संभव है। उसके बाद देखिए कि इस प्रणाली में अध्ययनकर्ता को किसी भी अगली विकास की अवस्था का वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो समकालीन अध्ययन प्रणाली की ये उपयोगिता है। अब बात आती है दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली, ठीक है, दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली। अब इसमें क्या होता है, तो इस प्रणाली में एक ही आयु स्तर के, ठीक है, देखिए समकालीन अध्ययन प्रणाली में विभिन्न आयु स्तर के बालकों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली जो होता है तो इस प्रणाली में एक ही आयु स्तर के बालक समूह को चुना जाता है और फिर समूह के बालकों की आयु के बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, आयु के बढ़ने के साथ साथ उनकी मानसिक और शारीरिक योग्यताओं के विकास क्रम का निरीक्षण और मापन किया जाता है, ठीक है।
एक ही आयु स्तर के जो बालक होते हैं उनके समूह को चुना जाता है और बालकों की आयु के बढ़ने के साथ साथ उनकी मानसिक और शारीरिक योग्यताओं के विकास क्रम का निरीक्षण और मापन किया जाता है और इस प्रकार अंत में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विकास क्रम को ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, यह है दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली। ठीक है, देखिए इस प्रणाली की सहायता से शारीरिक ऊंचाई, शारीरिक वजन, बुद्धि लब्धि, भाषा का विकास, सामाजिक और संवेगात्मक विकास इत्यादि से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए कि यदि हम बालकों के भाषा के विकास का अध्ययन करना चाहते हैं तो 1 वर्ष की आयु के केवल 100 बच्चों को चुनकर, ठीक है, प्रत्येक 6 महीने के पश्चात उनके भाषा विकास का निरीक्षण और मापन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फिर से समझिए कि एग्जाम्पल के लिए कि यदि हम बालकों में भाषा के विकास का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो 1 वर्ष की आयु के केवल, ठीक है, 100 बच्चों को, 1 वर्ष के जो 1 साल का जो बच्चा होता है उसी आयु के 100 बच्चों को चुनेंगे और प्रत्येक 6 महीने के पश्चात उनके भाषा का विकास का निरीक्षण और मापन करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि जो 1 साल के जो 100 बच्चे हैं उनमें किस प्रकार से भाषा का विकास होता है। तो ये आप लोगों को पता है कि सभी जो बच्चे होते हैं उनमें जो विकास होता है वो एक समान कभी नहीं होता है ना। किसी में धीमी गति से होता है, किसी में तीव्र गति से होता है। ठीक है, आगे देखिए दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली के उपयोग। ठीक है, दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली के उपयोग, तो इसमें देखिए कि इस विधि में बच्चों के एक ही समूह का अध्ययन चलता रहता है। तो इस प्रणाली में नमूने त्रुटियों यानी कि सैम्पलिंग एरर्स की संभावना नहीं रहती है और न ही प्रतिदर्श की समस्या रहती है। ठीक है, आगे देखिए कि इस प्रणाली की सहायता से व्यक्तिगत बालक का अध्ययन होता रहता है। तो देखिए इस प्रणाली की सहायता से व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक बालक का अध्ययन होता रहता है और समूह स्तर पर भी अध्ययन होता रहता है। ठीक है, आगे देखिए कि इस विधि में विकास प्रक्रियाओं का अनुमानात्मक ज्ञान प्राप्त न होकर शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब कि अनुमान नहीं, सिर्फ एक अनुमानिक ज्ञान ही नहीं प्राप्त होता है, एक शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जैक्ट जो नॉलेज होता है वो पता चलता है विकास के बारे में। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में। ठीक है, एक मोटा मोटी जैसे बोलते हैं ना कि एक अनुमान लगाया हमने, तो वो नहीं, एक सटीक जो ज्ञान होता है वो इससे प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि विकास प्रक्रियाओं के संबंध का अध्ययन करना अपेक्षाकृत सरल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि और इसका क्या उपयोग है कि बालक के व्यवहार विकास पर पड़ने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक या वातावरण संबंधी परिवर्तनों के प्रभाव का अध्ययन इस प्रणाली द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है देखिए किसी निश्चित अवधि में बालक के विकास के गुण तथा मात्रा आदि का ज्ञान भी इस प्रणाली द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली के बारे में, दीर्घकालीन और समकालीन अध्ययन प्रणाली और उनकी उपयोगिता जो है उसके बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साक्षात्कार विधि। ठीक है, इंटरव्यू मेथड। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो देखिए मनोविज्ञान में साक्षात्कार विधि का उपयोग बहुत दिनों से होता रहा है। ठीक है, आधुनिक युग में इस विधि का महत्व जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता दोनों ही आमने सामने बैठते हैं तथा जो साक्षात्कारकर्ता होता है वो सूचनादाता से अध्ययन समस्या के संबंध में सूचना प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब आगे देखिए साक्षात्कार विधि के प्रकार। हम देखते हैं साक्षात्कार विधि के प्रकार। सबसे पहले है प्रामाणिक साक्षात्कार विधि।
तो इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, साक्षात्कार की इस विधि द्वारा अध्ययन करते समय अध्ययन समस्या के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं। ठीक है, जो भी समस्या है जिसके बारे में आपको प्रश्न करने हैं, तो उसके लिए जो पूछना है उसके प्रश्न जो है वो पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं। और अध्ययन इकाइयों से पूर्व निश्चित क्रम के अनुसार ही प्रश्नों को उसी क्रम में पूछा जाता है। ठीक है, पहले से ही प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रश्न को पूछा जाता है। दूसरा है अप्रमाणिक साक्षात्कार विधि। ठीक है, ये अप्रमाणिक है और नहीं है, अप्रमाणिक साक्षात्कार विधि। अब इसमें क्या होता है, अप्रमाणिक साक्षात्कार विधि में अध्ययन समस्या के संबंध में प्रश्न पहले से तैयार नहीं किए जाते हैं। ठीक है, और ना ही प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है। इसमें क्या होता है कि जो अध्ययन करता है वो अध्ययन समस्या के संबंध में कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, पहले से ही जो है प्रश्न जो है समस्या के जो समस्या है उसके संबंध में पहले से ही कोई भी प्रश्न तैयार नहीं किया जाता है, ना ही प्रश्नों की संख्या जो है उसकी कोई लिमिटेशन होती है। जो अध्ययनकर्ता होता है वो कुछ भी पूछ सकता है, समस्या के संबंध में कोई भी प्रश्न और कितने भी प्रश्न जो है वो पूछ सकता है, उसके लिए उसको पूरी स्वतंत्रता होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अप्रमाणिक साक्षात्कार विधि अधिक विश्वसनीय नहीं होती है, फिर भी इस विधि द्वारा प्रयोज्य को समझने का अधिक अवसर रहता है, क्योंकि इसमें प्रश्न किसी भी प्रकार के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हर तरीके के जो प्रश्न हैं वो आप प्रयोज्य से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे है साक्षात्कार विधि का महत्व। अब इसका क्या महत्व है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे वस्तु जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं उनका अध्ययन साक्षात्कार विधि द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए कि बाल मनोविज्ञान की ऐसी घटनाएं जिनका व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, ऐसी घटनाओं का अध्ययन भी इस विधि द्वारा किया जा सकता है, साक्षात्कार विधि द्वारा। ठीक है, इंटरव्यू मेथड के द्वारा। और आगे देखिए कि इस विधि में यदि अध्ययनकर्ता प्रशिक्षित होता है और उपयुक्त नियंत्रण के साथ दिए हुए सामग्री को एकत्र करता है, तो इससे क्या होगा, विश्वसनीय परिणाम जो है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये है साक्षात्कार विधि का महत्व। तो आज हमने समकालीन एवं दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली और उसके साथ साथ साक्षात्कार विधि, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली विधि उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बस अब हमारा जो ये सेकंड चैप्टर है बाल विकास के सिद्धांत, ये हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ठीक है, एक और वीडियो में आपका ये जो है चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सेकंड चैप्टर। तो चलिए फिर आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और आप मुझे कमेंट भी ज़रूर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।